Good morning, class 9th. This is your हिंदी पीरियड. 9th क्लास में हिंदी हमारी 4 भागों में बटी हुई है. 8th क्लास तक आपने हिंदी को 2 भागों में बटा हुआ पढ़ा है, हिंदी लिटरेचर और हिंदी लैंग्वेज. मीन्स हिंदी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जिसमें गद्य और पद्य के दोनों पार्ट होते हैं, और एक ग्रामर जिसमें हमारी सारी व्याकरण हिंदी की होती है. लेकिन चूँकि अब हमारा बड़ा क्लास हो गया है, हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो हिंदी आपकी यहाँ पर हमारी 4 भागों में बढ़ जाती है. सबसे पहले आपकी किताब है क्षितिज. क्षितिज किताब है हमारी. क्षितिज भी हमारी 2 भागों में बटी हुई है, जिसमें कुछ चैप्टर्स हमारे गद्य में हैं और कुछ चैप्टर हमारे पद्य में हैं. इसके बाद एक बुक है हमारी कृतिका, जिसमें हमारे 5 चैप्टर्स हैं. उसके बाद एक बुक और है, हमारा पोर्शन और हो जाता है, वो है हमारा व्याकरण. ओके क्लास, हमें इन चारों के लिए 4 नोटबुक ही बनानी है. क्षितिज का गद्य का पोर्शन हम गद्य की नोटबुक में लिखेंगे. पद्य का हम काव्य का जो है, पद्य को हम काव्य भी कहते हैं, काव्य का पोर्शन हम एक दूसरी नोटबुक में लिखेंगे. फिर उसके बाद हम कृतिका की एक अलग सेपरेट नोटबुक बनाएंगे और व्याकरण की भी हम एक अलग अलग सेपरेट नोटबुक बनाएंगे. इस तरह से हमें हिंदी की 4 सेपरेट नोटबुक्स बनानी है. हमें रजिस्टर्स मेंटेन नहीं करने हैं. जिन बच्चों ने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी थी, क्लासेस जब चल रही थी, वो बच्चे अच्छे से जानते हैं कि हमें जो रेगुलर हमारी जो नोटबुक का एक साइज़ होता है, जो हमारी 8th स्टैंडर्ड तक की नोटबुक्स थे, हमें वही नोटबुक्स 9th क्लास में बनाने हैं, जिससे हमारा जो बैग का लोड है वो हैवी ना हो, आपको उसे कैरी करने में ईजी रहे. अब हम बात करते हैं अपनी सिलेबस की. हमारा यहाँ पर जो सिलेबस है, क्षितिज गद्य और पद्य. पहले हम गद्य को पढ़ना शुरू करेंगे. गद्य के अंदर भी कई सारी विधाएं होती हैं. गद्य के अंदर भी बहुत सारी विधाएं होती हैं. जैसे यहाँ पर संस्मरण होता है. संस्मरण क्या होता है? जो पुरानी यादें होती हैं, उन पुरानी यादों में से जो हम बातों को याद करके लिखते हैं, वो संस्मरण कहलाते हैं. उसके बाद और एक विधा होती है जो आलोचना कहलाती है. आलोचना में हम किसी की भी आलोचना करते हैं, किसी समाज में व्याप्त बुराइयों की या किसी एक इंसान की अच्छाई या बुराई. आलोचना का मतलब किसी की उसके अंदर जो कमियां होती हैं, जो उसके जो देश में व्याप्त होती हैं, उन सब बातों को बताना, वो आलोचना कहलाती हैं. एक और विधा होती है जिसे हम कहते हैं एकांकी. एकांकी नाटक के माध्यम से बताई जाती है. एकांकी में एक पात्र होता है और बोलकर जो बताया जाता है, डायलॉग होते हैं, उनके माध्यम से एकांकी का प्रदर्शन किया जाता है. एक और विधा होती है इसकी, जो होती है उपन्यास. उपन्यास एक बहुत ही मोटी पुस्तक होती है. उस पुस्तक में से उसमें से जो हम पार्ट लेते हैं, वो उपन्यास कहलाता है. ये तो थी हमारी हिंदी की विधाएं जो हम 9th क्लास में इन्हें हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन हमें नहीं पता था. लेकिन अब हम यहाँ पर 9th क्लास में आए हैं और हम आज यहाँ पर इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं. हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा 2 बैलों की कथा. हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है 2 बैलों की कथा. जैसा कि हम नाम से पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर बैल कौन होते हैं? जानवर होते हैं. हम 2 जानवरों की कथा यहाँ पर पढ़ रहे हैं. मीन्स इसके अंदर जो बताया जा रहा है पाठ में, वो हमें जानवरों के माध्यम से बताया जा रहा है. ऐसा नहीं है कि हम जानवरों के बारे में पढ़ रहे हैं. इससे संबंधित समाज में जो व्याप्त हमारी बुराइयाँ थीं, इस पाठ को हम उससे भी रिलेट करते हैं, उससे भी संबंधित बताते हैं. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ये चैप्टर हमारे सम्माननीय मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित है, जो कि अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं. उन्होंने बहुत ही संस्मरण लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं. फिलहाल हम यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं 2 बैलों की कथा. हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है. सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे. मैं आपको इसकी एक स्टोरी की तरीके से इस चैप्टर को बता रही हूँ. यहाँ पर 2 बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती. हीरा और मोती जूरी के 2 बैल हैं. यहाँ पर एक जूरी है, उसके 2 बैल हैं हीरा और मोती, जिनकी जो प्रजाति है बहुत ही हष्ट पुष्ट और सुंदर हैं.
मतलब वो देखने में बहुत ही हष्ट-पुष्ट हैं और सुंदर हैं, क्योंकि झूरी अपने दोनों बैलों का बहुत ध्यान रखता है, उनके खाने का, पीने का, हर तरीके से उनका बहुत ध्यान रखता है, जिसकी वजह से वो हष्ट-पुष्ट हैं। और अब यहाँ पर वो बता रहे हैं, हीरा मोती बहुत लंबे समय से झूरी के घर पर रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबे समय से जब कोई लोग आपस में साथ साथ रहते हैं तो उनके अंदर एक प्यार वाला रिश्ता बन जाता है। ऐसे ही इन दोनों बैलों के अंदर भी एक भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। भावनात्मक रिश्ता वो जो मन के भावों को समझ ले, भावनात्मक। इन दोनों की भाषा मूक भाषा होती है, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे के मन में व्याप्त चल रहे विचारों को आराम से समझ लेते हैं आँखों के द्वारा। इन दोनों में इतनी अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी कि जब ये नांद वो जगह होती है जहाँ जानवरों के लिए चारा डाला जाता है। नांद में जब वो झूरी इनके लिए खाना डालता था तो दोनों एक साथ नांद में अपना मुंह डालते थे खाने के लिए, और अगर एक अपना मुंह बाहर निकाल लेता था तो दूसरा भी उसे देखकर अपना मुंह बाहर निकाल देता था। इन दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता के बहुत सारे उदाहरण इस पाठ में हमें देखने को मिलते हैं कि जानवर होते हुए भी उनके मन में किस तरह के विचार रहते हैं। उन विचारों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ये जो दोनों बैल हैं झूरी के घर पर रहते हैं, लेकिन एक दिन उसका ससुराल से झूरी का जो साला था वो उन्हें दोनों बैलों को लेने के लिए आता है अपने खेत में जोतने के लिए। दोनों बैलों को ऐसा लगता है कि शायद झूरी ने उन्हें बेच दिया और वो वहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से जाना पड़ता है। वो रास्ते में जाते समय गया को बहुत परेशान भी करते हैं, लेकिन गया उन्हें ले जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वे दोनों उदास हो जाते हैं और एक दिन चारा नहीं खाते हैं और अपनी मूक भाषा में ही वहाँ से भागने का वो प्लान बनाते हैं। वे किसी भी तरह से गया के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, ज़बरदस्ती गया उन्हें अपने साथ लेकर गया था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो वहाँ से भागने का अपना एक उपाय निकालते हैं। अब हीरा और जो मोती हैं वो दोनों को एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, तो उन्होंने आँखों ही आँखों में एक योजना बनाई कि रात के समय दोनों अपनी अपनी जो मोटी मोटी रस्सियाँ थीं उन्हें तोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे। तो रात के समय दोनों अपनी अपनी रस्सी को क्या करते हैं, वो रस्सी बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं, उन्हें क्या करते हैं वो चबाना शुरू कर देते हैं। जब रस्सी थोड़ा थोड़ा चबा लेंगे तो रस्सी वहाँ से कमज़ोर हो जाएगी और थोड़े से ही ताकत लगाने से वो रस्सी वहाँ से टूट जाएगी। झूरी के घर पे क्या होता है, उसकी ये जो पत्नी है उसके दूसरी पत्नी होती है, उसकी पहली पत्नी से एक जो बच्चा होता है, लड़की होती है, वो उन जानवरों के पास आती है। वो दोनों जानवर बहुत भूखे होते हैं, वो खाना नहीं खाती हैं, चारा नहीं खाती हैं, तो वो लड़की उनके भावों को समझकर वहाँ पर उनके लिए 2 रोटी लेकर आती है। अब उन 2 रोटी से उनका पेट तो नहीं भरता है, लेकिन उनके जो अंतरात्मा है वो उस रोटी को खाकर तृप्त हो जाती है। उस लड़की का जो प्यार है वो प्यार उनके लिए, वो 2 रोटी उनके लिए पेट भरने वाली हो जाती हैं। वो वहाँ पर देखते हैं कि वो वहाँ से भाग गया। दोनों बैल वहाँ से जब रात को भागने का प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, दोनों बैल भागकर झूरी के घर चले जाते हैं। झूरी भी जब उन्हें देखता है तो बहुत खुश होता है, उन्हें बहुत खुशी होती है कि दोनों बैल वापस आ गए हैं और वो उन्हें फिर से चारा डालता है। अब जो उसकी पत्नी थी वो मन ही मन बहुत जलती है और मन ही मन उनसे क्रोध की भावना उसकी और बढ़ जाती है। उसके मारे वो क्या करती है, उन्हें वो जो है वो चारा नहीं देती। अगले दिन उसका साला फिर से आता है और फिर से उन दोनों बैलों को ले जाता है। अब जब वो ले जाता है तो उसका क्रोध उन पर और ज़्यादा हो जाता है। फिर वो उनको और ज़्यादा काम करवाता है, पूरा दिन खेतों में उनसे काम करवाता है और उन्हें खाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं देता है। ये सब कुछ देखकर वो लड़की बहुत परेशान होती है और वो जो है अपने मन के भाव उनके प्रति उन्हें 2 रोटी खिलाकर व्यक्त करती है और फिर जैसे तैसे वो उनकी फिर से मदद करती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो वहाँ से भागते हैं
तो वो लड़की चिल्लाने लगती है कि फूफा जी के बैल भाग गए, क्योंकि वो बैल वहाँ से भागना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अचानक जब लड़की चीखना शुरू कर देती है उनकी रस्सी खोल के, तो उन दोनों बैलों को वहाँ से भागना पड़ता है। और वो इतनी तेज़ी में भागते हैं कि वो भागते भागते अचानक से रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। अब वो वहाँ से जब भागते हुए चले जा रहे हैं तो रास्ता भटक जाने के कारण उन्हें एक खेत दिखाई देता है मटर का। वो उस मटर के खेत में जाते हैं और थके हुए थे और भूखे भी थे, तो वो पहले मटर खाने की योजना बनाते हैं कि क्यों ना पहले थोड़ी सी मटर खा ली जाए। अब यहाँ पर जो बच्चों का व्यवहार, बैलों का जो व्यवहार था बच्चे के प्रति, उन्हें समझ में आता है कि इस बच्चे ने हमारी कितनी मदद की थी। अब बैलों का दोबारा से वहाँ से भागना इस बात को साबित करता है कि उन दोनों के अंदर कितना प्यार था। बैलों का पुनः घर से भागना और कांजी हाउस में पहुँच जाना। अब क्या होता है कि जब दोनों बैल वहाँ पे मटर के खेत में मटर खा रहे होते हैं तो वहाँ पे जो एक सांड आ जाता है। अब वो एक सांड आते हुए को देखते हैं, पहले तो उससे वो डरते हैं कि सांड है हमें मार गिराएगा, लेकिन एक और एक 11 बन के वो उस सांड का मुकाबला करते हैं, क्योंकि वो गिनती में सांड से ज़्यादा थे। वो दोनों एक साथ मिलके उस सांड का मुकाबला करते हैं और सांड को घायल करके ज़मीन पे गिरा देते हैं। घायल अवस्था में गिरा हुआ देखकर वो उसे वहाँ छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि वहाँ से जब वो निकलते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग लाठी लेकर उन्हें मारने के लिए आने लगते हैं। जब लाठी लेकर उन्हें मारने के लिए वो आने लगते हैं तो देखते हैं कि उन्हें वो पकड़ लेते हैं और पकड़कर उन्हें क्या करते हैं, कांजी हाउस में डाल देते हैं। कांजी हाउस वो जगह है जहाँ दूसरों के खेतों को खाने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें पकड़कर एक जगह पर रख दिया जाता है। एक तरीके से वो जानवरों की जेल हो जाती है। अब जब कांजी हाउस में वो जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे जानवर वहाँ पर पहले से ही उपस्थित थे, जिनकी हालत बहुत दयनीय थी, जो देखने में बहुत मरियल लग रहे थे। लग रहा था उन्हें वहाँ पर बहुत अच्छा भोजन नहीं मिलता है। जब वो उन्हें देखते हैं तो उन्हें उन पर दया आती है कि ये सब यहाँ पर बहुत दयनीय स्थिति में है, इन्हें यहाँ पर ना खाने को मिल रहा है, ना सही से इनकी देखभाल हो रही है और ये सब यहाँ पर रह रहे हैं। एक बार दोबारा से फिर वो वहाँ से भागने की प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं दोनों। वो योजना बनाते हैं कि अब हम यहाँ से कैसे भागें, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ दीवार है, हम इन्हें कैसे निकाल सकते हैं। एक दीवार जो थी वो कच्ची दीवार थी। वो कच्ची दीवार होने की वजह से क्या करते हैं कि उस पर अपने सींग मारना शुरू करते हैं। जब वो सींग मारते हैं तो वो दीवार टूट जाती है और जैसे ही जब वो दीवार टूटती है तो वो दोबारा से और ज़्यादा जोश में आकर उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दीवार टूट जाती है और वहाँ पर जितने भी और जानवर थे, गधा था, घोड़ा था, भेड़ बकरियाँ थी, वे सब वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन गधा जो जानवर है वो वहाँ से नहीं भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो आलस्य में वहाँ पड़े रहते हैं। आलस्य में पड़े रहने के कारण दोनों बैल उनके पास जाते हैं और अपने सींग उनके चुभाते हैं कि तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो। मूक भाषा में ही वो उन्हें जवाब देते हैं कि यहाँ से जाने का क्या फ़ायदा, कल अगर फिर से पकड़े गए तो फिर हम यहीं लाए जाएंगे और जब हमें कल यहाँ पर लाए जाएंगे तो हमारे ऊपर और ज़्यादा अत्याचार किया जाएगा, इसलिए हम यहाँ से नहीं भाग रहे हैं। लेकिन हीरा और मोती दोनों बैल उनके इतने अपने सींग चुभोते हैं कि उन्हें भी आखिरकार वहाँ से भागना पड़ता है। ऐसा करते समय वहाँ पर एक बैल का पैर धंस जाता है जो कि बाहर नहीं निकलता है, तो वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन दूसरा बैल कहता है कि नहीं, विपत्ति के समय पे मैं तुम्हें छोड़कर नहीं यहाँ से जा सकता। अगर जाएंगे तो दोनों एक साथ यहाँ से भागेंगे और अगर नहीं जाएंगे तो दोनों ही यहाँ पर एक साथ रहेंगे। तो वो यहाँ पर भी हमें उनकी मित्रता का उदाहरण देखने को मिलता है। अब दोनों फिर से वहाँ पर बंद हो जाते हैं, वहीं पर रहते हैं। उन्हें इतना कम खाना पीना दिया जाता है कि उनकी जो है हड्डियां बाहर निकलने लगती हैं, वो दिखने लगती हैं, जिससे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। उनकी जो शक्ति थी वो भी कमज़ोर हो गई थी।
अब जो कांजी हाउस में जानवरों को पकड़ के लाया जाता था, उन्हें क्या किया जाता था, नीलाम किया जाता था। कुछ लोग आते थे, वो जानवरों को देखते थे और जिसे जो जानवर अच्छा लगता था, पसंद आता था, वो उसे खरीद कर वहाँ से ले जाता था। अब वहाँ पर देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है, सब लोग आ रहे हैं, जानवरों को देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी तरफ नहीं देख रहा है। सब सोच रहे हैं कि ये दोनों बैल किसी काम के नहीं हैं, दोनों बहुत ही मरियल से बैल हो गए हैं, जो देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन वहाँ पर एक दड़ियल मीन्स जिसकी दाढ़ी होती है, एक दड़ियल बुढ़ा वहाँ पर आता है और वो उन्हें वहाँ से खरीद कर ले जाता है। वो कौन था दड़ियल बुढ़ा? वो कसाई था। कसाई था जो बैलों को लेकर वहाँ से चला गया था। अब दोनों जो है वहाँ से चल तो दिए, उनके मन नहीं थे, लेकिन जब वे वहाँ से चले तो वो बहुत थके हुए थे, चल भी नहीं पा रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी हो रही थी। और जब वो दड़ियल उन्हें उस रास्ते पर ले जा रहा था, जैसे ही देखा तो उन्हें लगा कि ये रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। उन्होंने उस रास्ते पर और आगे गए और आगे गए, चलते चलते उन्होंने देखा कि ये रास्ता कुछ जाना पहचाना है, तो उनके अंदर की थकान खत्म होने लगी। उनके अंदर शरीर में एक स्फूर्ति आ गई, एक तेज़ी आ गई, और वो जो तेज़ी थी, उन्होंने उस रास्ते को खोजना शुरू किया, देखना समझना शुरू किया। उन्हें लगा कि हम कहीं ना कहीं जूरी के घर के आसपास में हैं। फिर क्या होता है कि कसाई की पकड़ से भी निकलकर वो भाग जाते हैं। कैसे भागते हैं? हीरा और मोती को वहाँ एक कुआं दिखाई देता है रास्ते में, और वो उस कुएं को पहचान लेते हैं कि ये वही कुआं है जो हीरा के घर के, जूरी के घर के आसपास में था, जिसे मोती ने पहचान लिया था। और हीरा की आंखों ही आंखों में वो एक दूसरे को मूक भाषा में फिर से इशारा करते हैं, जिसका उन्हें पता चलता है कि उनका घर जो था, जूरी का जो घर है, मतलब वो उसके पास में निकट में आ गए हैं। अब जो दोनों थे वो दोनों बेचैन होने लगते हैं कि हम दोनों यहाँ से कैसे भागें, जूरी के घर कैसे पहुँचे, ये सोचने लगे। और उन्होंने सोचा कि ये जो दड़ियल है, अगर उनके पीछे पीछे वो भी आ गया तो क्या होगा। उन्होंने तभी जूरी अचानक से उन्होंने क्या करा, दौड़ना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो दड़ियल भी उनके पीछे पीछे डंडा लेकर दौड़ता हुआ चला गया। अब दोनों के दोनों पहुंच गए अपने जूरी के घर। जूरी भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों जहाँ पर उन्हें बांध दिया जाता था, जो थान कहलाती है जगह, मतलब जहाँ जानवरों को बांधा जाता है, वो दोनों अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। जूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें एक आलिंगन दिया, मतलब उन्हें अपने गले से लगाया, उनके शरीर पर हाथ फेराने लगा, उन्हें पुचकारने लगा, उन्हें प्यार करने लगा। और वे दोनों जानवर भी उसको इस तरीके से प्रतिक्रिया उसके लिए करने लगे। अब ये सब देखने के लिए पूरा गांव वाला जो था, आसपास में लोग थे, वो सब इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि अरे ये दोनों बैल फिर से वापस आ गए हैं। सब लोग वहाँ पर खूब ताली बजाने लगे, उन बैलों का स्वागत करने लगे। लेकिन वो दड़ियल उनके पीछे पीछे भागता हुआ वहाँ पहुँच गया। उसने कहा जूरी से कि ये दोनों बैल मेरे हैं। जूरी बोला, ये दोनों बैल तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तो दड़ियल कहता है, इन्हें मैंने कांजी हाउस से खरीदा है। वहाँ पर इनकी नीलामी हो रही थी, वहाँ से मैंने इन्हें खरीदा है। वो कहते हैं ये दोनों बैल मेरे हैं। और उन दोनों के बीच में वहाँ पर वो एक बहस होने लगती है। अब वो जब बहस हो रही थी तो वहाँ पर जो मोती है वो आक्रामक रूप से उस दड़ियल की तरफ चलने लगा। अब किसी भी जानवर को जब हम अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं कि ये हमें मारने के लिए आ रहा है, ऐसी ही कंडीशन उस दड़ियल की हुई। वो दड़ियल समझ गया कि ये जानवर मुझे मार गिरा देगा, तो वो वहाँ से भाग गया। ये सारा तमाशा गांव के लोग देख रहे थे। अब गांव के लोग भी है तमाशा देखकर बहुत खुश हो रहे थे। और थोड़ी ही देर में नांदों में, जो नांद थी जहाँ पे जानवरों को भोजन डाला जाता है, जूरी ने उन दोनों के लिए फिर से अच्छे से चारा डाला। उस चारे में जो है भूसा डाला, खली डाली, चोकर डाला, जो उनको अच्छे से अच्छे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता था, उस तरह से उन्हें वहाँ पर उसने वो चारा उनके लिए डाला।
जूरी ने स्नेह से उनके ऊपर हाथ फेरा और दोनों मित्र अब महसूस कर रहे थे कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। मतलब कांजी हाउस में वो गए, उन्हें वहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने बहुत तरीके की परेशानियाँ जो रही, उन्हें लग रहा था कि हम कैद हो गए हैं, हमारे ऊपर सब लोग अपनी हुकूमत चला रहे हैं। इन सब चीज़ों से उन्हें ऐसा लग रहा था। अब वो वहाँ पर जूरी के घर पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर वापस आ गए हैं, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। जूरी उनका इतना ज़्यादा अच्छा ध्यान रखता था, मानो जैसे कोई इंसान पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है। जूरी का जो स्नेह था उन बैलों के प्रति एक बच्चे वाला स्नेह था, वो बच्चों की तरह से उनकी परवरिश करता था, ध्यान रखता था। इसके बाद अब उन्हें जो है तसल्ली हो जाती है। जूरी की पत्नी वहाँ पर आती है, फिर वो उन्हें जब देखती है तो वो भी दोनों बैलों के माथों को चूमने लगती है। उसे भी आँख में पछतावा होता है कि मैंने इन बैलों को क्यों भेजा। ये जो हमारी कहानी है दो बैलों की कथा, ये हमारे उस स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाती है, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दिया है, अनेकों प्रकार के कष्ट सहे हैं, ऐसे ही उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कष्टों से परेशान होकर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेकों वीरों ने अपनी बलिदान तक दिया है। इस कहानी को हम वहाँ पर इन बैलों के माध्यम से समझते हैं। इन बैलों के ऊपर भी बहुत अत्याचार हुए, लेकिन इन दोनों बैलों ने उन अत्याचारों के सामने अपना सर नहीं झुकाया है। तो यहाँ पर जो हम बैल हैं, इन बैलों को स्वतंत्रता सेनानियों की संज्ञा देते हैं कि ये दोनों बैल हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानियों के समान हैं। और जो यहाँ पर और बाकी सब रहे हैं वो हमारे उनके सहभागी रहे हैं। गया को उन्होंने ब्रिटिश सरकार का एक रूप दिया जो उनके ऊपर अत्याचार करता था सब तरीके से। और यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से हम उन स्वतंत्रता सेनानियों की भी बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके क्लास, इस चैप्टर में जो कुछ भी था उसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई। पढ़ने में आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। आप सबके पास बुक्स होंगी, आप इस सब बच्चे जो हैं बुक्स खरीद लें और इस चैप्टर की थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़ें। मैं आपको इस चैप्टर की थ्योरी के साथ साथ आपके पास इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। आपको आपकी 4 नोटबुक्स बनानी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। 4 नोटबुक्स बनाने के बाद आपको कल क्षितिज गद्य का चैप्टर स्टार्ट कर देना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। पीरियोडिक टेस्ट का जो सिलेबस है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। फर्स्ट पेज पे आपको क्षितिज गद्य और सारे चैप्टर्स के नेम, आपके जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं वो सारे नेम आपको उस पर मेंशन करने हैं, चैप्टर नंबर भी और चैप्टर का नाम भी। ओके क्लास, जो पीरियोडिक का सिलेबस है वो हम आपको बता देंगे, लेकिन फर्स्ट पेज पे मैं दोबारा से बता रही हूँ, आपको क्षितिज गद्य चैप्टर के नंबर और चैप्टर के नाम आपको वहाँ पर मेंशन करने हैं। सेम एज इट इज़ जब हम पद्य का पोर्शन पढ़ेंगे, काव्यांश के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आपको लिखना होगा क्षितिज पद्य चैप्टर के नंबर्स और चैप्टर्स के नाम। ऐसे ही हम कृतिका में भी करेंगे और ऐसे ही हम हिंदी व्याकरण में भी करेंगे, जिस पे हमारा पूरा सिलेबस लिखा होगा कि हमारे कितने चैप्टर्स हैं। उसके बाद हम उन्हें जब डिवाइड करते जाएंगे कि पीरियोडिक फर्स्ट में इतने आ गए हैं, पीरियोडिक सेकंड में इतने आ गए हैं, वो हम सब कुछ फर्स्ट पेज पर मेंशन कर देंगे। ओके क्लास, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। राइटिंग एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, वर्क में किसी भी तरह की कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। हमने जो आपको चैप्टर पढ़ाया है 2 बैलों की कथा, इस चैप्टर के माध्यम से हम क्या सीखने को हमें मिलता है, हमारे जो भाव हैं यहाँ पे जानवरों के भाव और मनुष्य के भावों को किस तरह से बताया है कि जानवर जो मूक भाषा होती है, जिनकी केवल जो आंखों के इशारों से समझते हैं, उनके मन में भी अलग तरीके की भावनाएं होती हैं। उन्होंने उस बच्ची के प्रति भी अपना प्रेम दिखाया है और उस सांड को मारने के बाद भी एक दया का भाव दिखाया है कि अब ये पूरी तरह से घायल हो गया है, अब हम इसे नहीं मारेंगे। उसके बाद मनुष्य के प्रति भी उन्होंने अपना एक आक्रामक रूप दिखाया कि इस मनुष्य ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी उस छोटी सी बच्ची का पिता होने की वजह से उन्होंने गया को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
जो गुण मनुष्य में पाए जाते हैं वही गुण जानवरों में पाए जाते हैं। मनुष्य अपने गुणों को बोलकर समझा सकता है, लेकिन जानवर अपने गुणों को बताने के लिए उनकी एक मूक भाषा होती है जो हर कोई नहीं समझ पाता है। जूरी का उनके साथ जो संबंध था, प्रेम का संबंध था, वो एक आत्मीय संबंध था, भावनात्मक संबंध था। जूरी का प्यार उनके लिए एक पिता के प्यार के समान था और बैलों का प्यार जूरी के लिए एक बच्चों के प्यार के समान था। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।